हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल में। देखिए, आज के जो नए मेहमान हैं हमारे साथ, उनका नाम है गुंजन कुमार पंडित। आपको बता दें कि अभी हाल ही में 66 बीपीएससी का जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया था, उसमें गुंजन जी का जो है चयन हुआ है बीपीआरओ के पद पर। आपको बता दें कि इन्होंने एक जॉब में रहते हुए जो है अपने पद को प्राप्त किए हैं। और सबसे बड़ी तो बात ये है कि इन्होंने जो है जिसके पास समय मान लीजिए कि अवेलेबल ना हो और वो ड्यूटी करने के पश्चात जो है वो समय निकाल कर अपनी तैयारी को एक बेहतर अंजाम देना और इस पद पर प्राप्त करना, ये बहुत ही एक बड़ी अपने आप में माना जाता है। खैर, चलिए इनके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं सर आपको मेरे चैनल में। धन्यवाद। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो क्या है, इसके बारे में थोड़ा जो हमारे ऑडियंस है उनको बताइए। मैंने मैट्रिकुलेशन 2003 ईस्वी में श्री हरिशरण हाई स्कूल खंडीचा से किया था। उसके बाद मैं हायर एजुकेशन के लिए महाराजा कॉलेज आरा चला गया, जहां मैंने इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन दोनों की पढ़ाई की। और मैंने अपना ग्रेजुएशन फिजिक्स ऑनर्स के साथ साइंस विषय के साथ किया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको बता दें कि गुंजन जी जो है हमारे एक तरह से बड़े भाई के रूप में है। और ये जो है इन्होंने हमेशा जो है हम लोग खुद जो है कुछ ना कुछ गाइडेंस लेते रहते थे। और काफ़ी संघर्ष के बाद ये अभी फ़िलहाल आपको बता दें कि ये जो है एसबीआई के जो है असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत है। खैर, अभी बीपीआरओ में सिलेक्शन हुआ है, तो हमें जहाँ तक उम्मीद है कि आप बीपीआरओ वाला जो पद पर पूरी प्रतिपक्षता के साथ जो है कार्य करेंगे। बिल्कुल। मैंने हालांकि अभी एक्सटेंशन लिया है फरवरी तक का, लेकिन फरवरी के बाद मैं बीपीआरओ ज्वाइन करूंगा और मैं अपना 100% इस जॉब को दूंगा। और जितना संभव होगा, जितना जन कल्याण का कार्य हो सकता है मेरे से, मैं बिल्कुल उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सर ये कि जैसे कि अभी हाल ही में देखिए कि हम लोग जो 67th बीपीएससी का जो रिजल्ट आया है, इसमें इतना कट ऑफ हाई गया है, जिस कारण से बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं जो तैयारी करने वाले हैं उनके बीच एक मतलब दहशत की स्थिति बन गई है कि मतलब ये बीपीएससी का तैयारी करना चाहिए या इसे जो है छोड़ देना चाहिए। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे जो ऑडियंस है? नहीं, मैं बिल्कुल कहूँगा कि बिल्कुल तैयारी करना चाहिए। जो कट ऑफ गया है उसके अनुसार हमें उस लेवल का तैयारी करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ रही है वैसे वैसे एग्ज़ाम का लेवल भी आगे बढ़ रहा है। हमें अपनी तैयारी को उसी लेवल तक पहुंचाना होगा। क्योंकि जहां तक पीटी की बात है, मुख्यतः इसमें 4 सेक्शन हैं: हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर, साइंस और मैथ। कई लोग क्या करते हैं कि साइंस और मैथ को हल्के में लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं आर्ट्स बैकग्राउंड के, वे साइंस और मैथ को हल्के में लेते हैं, जिनके कारण उनका मार्क्स कम आ जाता है। हमको जहाँ तक लगता है कि अगर साइंस और मैथ पर ध्यान दिया जाए तो अपने रिजल्ट को हम जरूर पीटी में लाएंगे। बिल्कुल। अगर पूरी लगन के साथ तैयारी करते हैं, सभी सिलेबस जो है उसको कंप्लीट करते हैं, तो वहाँ से निश्चित रूप से जो है आपका रिजल्ट तय है आ जाएगा। और इसमें हमको लग रहा है कि 3 विषय मेन है: साइंस, इसके बाद आपका हिस्ट्री और एक जो है आपका करेंट अफेयर्स। 3 को अगर कर लेते हैं तो लगभग 25-30 का एवरेज अगर देखा जाए तो लगभग 80-90 के करीब जो है यहाँ से अंक जो है आपको मिल सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जैसे कि आपने जो पीटी की तैयारी की थी, तो पीटी के लिए जो बुक्स आपने अपने लिए मतलब अपनाए थे, तो वो स्टूडेंट्स के लिए कौन सा प्रीफर करेंगे, कौन सा बुक था, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लीजिए। जहाँ तक हिस्ट्री सेक्शन का बात है, हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम का बुक यूज किया। बिहार स्पेशल के लिए क्राउन पब्लिकेशन का बुक आता है, उसको यूज किया। करेंट अफेयर के लिए मैंने डेली एक चैनल आता है उत्कर्ष का, कुमार गौरव सर है, उसको फॉलो किया। साथ ही एक मंथली मैगजीन यूज करना चाहिए, या तो आप प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं या घटना चक्र ले सकते हैं। इसके अलावा किसी एक डेली न्यूज़पेपर को फॉलो कर लीजिए तो करेंट अफेयर की अच्छी तैयारी हो सकती है। जहाँ तक साइंस और मैथ की बात है, साइंस और मैथ लगभग 10th लेवल के ही होते हैं, जो कि हम लोग पहले से पढ़े हुए होते हैं। लेकिन अगर ल्यूसेंट अगर आप पढ़ लेते हैं तो उससे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो साइंस के क्वेश्चन है उसको आप पकड़ सकते हैं। और मैथ पर अगर थोड़ा बहुत तैयारी किया जाए तो 10 में 10 अंक आप ला सकते हैं। और हमको लगता है कि अगर इतना कोई स्टूडेंट करे तो उसका पीटी का रिजल्ट जरूर आएगा। हाँ बिल्कुल। अभी जो आप लोग देखें कि जो बुक सर ने बताया कि कौन कौन बुक को लेना चाहिए, वो निश्चित रूप से अगर आप लेते हैं तो उसके बाद क्या होगा कि आप निश्चित रूप से सफलता पीटी में प्राप्त कर सकते हैं। पीटी के बाद जैसे हम आते हैं तो मेंस में सबसे महत्वपूर्ण है। पीटी में बहुत सारा स्टूडेंट तो अपना रिजल्ट बहुत बेहतर
ला देते हैं, लेकिन मेंस वाली जो बात है, मेंस और इंटरव्यू, ये जो तैयारी है क्या मतलब साथ साथ करना चाहिए या जो पीटी का रिजल्ट आ जाए उसके बाद करना चाहिए? इसके बारे में बहुत सारे बच्चों के बीच एक संशय बना होता है, तो उसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। इस पर कैंडिडेट टू कैंडिडेट डिफर करता है। अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट के पास टाइम बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए कि 1 साल के करीब उसके पास टाइम है, वो ग्रेजुएशन में अभी क्वालिफाई नहीं किया है, ग्रेजुएशन लास्ट ईयर का अगर स्टूडेंट है, तो उसके लिए मेंस का ही तैयारी करें क्योंकि उसके पास पूरा समय है। लेकिन कोई स्टूडेंट है उसके पास समय की कमी है, मान लीजिए उसके पास 2 महीना 4 महीने का समय है, तो वो पीटी की तैयारी कर सकता है, उसके बाद फिर मेंस का तैयारी करे। नहीं तो अगर उस तरह से अगर मेंस का तैयारी करेगा तो न पीटी ही क्वालिफाई नहीं कर पाएगा वो। बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप खुद जॉब में हैं अभी भी और पहले भी थे, कलर के पद पर पहले थे, ये कलर के बाद जो है अभी असिस्टेंट मैनेजर के पद पर हैं। तो फिलहाल यहाँ आपको थोड़ा सा ये अपना संघर्ष की कहानी बताना है कि किस प्रकार से आप जॉब में रहते हुए और आपने इस मुकाम को हासिल किया। जो जॉब होल्डर हैं उनके पास सबसे बड़ी समस्या होती है टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उनके रिस्पेक्ट में थोड़ा टाइम कम मिल पाता है। अब हर एक व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो टाइम को मैनेज कैसे करे। जहाँ तक मेरी बात है, मेरी पोस्टिंग लगभग 30 से 32 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो मैं क्या करता था कि जब भी जाता था अपने ब्रांच तो लगभग 1 घंटा लगता था और आने में भी 1 घंटा लगता था। तो ब्लूटूथ अपने साथ रखता था। उस दौरान क्या करता था कि जाने और आने का जो समय है, उस दौरान जो एग्ज़ाम रिलेटेड यूट्यूब पे जो वीडियो अवेलेबल है मैं उसको सुन लिया करता था। साथ ही रात में लगभग ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाता था, लेकिन फिर भी 1.5 से 2 घंटा पढ़ाई करता था और ज़्यादा टाइम वीकेंड में देता था। वीकेंड में 10 से 12 घंटा पढ़ाई करता था। अगर ऐसा किया जाए तो हमको लगता है कि हम ज़रूर ही अपना रिजल्ट दे पाएंगे। बिल्कुल। समय कहा जाता है कि समय जॉब करने वाले ही नहीं बल्कि स्टूडेंट और भी जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी समय नहीं रहता है। लेकिन अगर आप पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ अगर तैयारी करने के लिए अगर ठान लेते हैं कि नहीं हम निकालेंगे, तो हर हाल में निश्चित रूप से निकल सकता है। जैसे कि आपको देखते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम हम लोग देख रहे हैं कि रिजल्ट जो आया हुआ है सर का, वो निश्चित रूप से अपने मेहनत के बल पर लाए हैं। सबसे महत्वपूर्ण एक सवाल ये है कि जो मेंस के लिए है, मेंस में अभी फिलहाल चूँकि 67th बीपीएससी का मेंस का डेट भी लॉन्च कर दिया गया है, 29 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो इसके लिए अभी जो स्टूडेंट देने वाले हैं एग्ज़ाम, उनके लिए आप एक क्या सुझाव देना चाहेंगे कि अभी इतने कम समय में कौन कौन बुक्स को हम फॉलो करें या कैसे हम करें कि ताकि हमारा जो है मेंस में भी क्लियर हो और उसके बाद जो है एक अच्छा मार्क्स लाकर हम फाइनली सिलेक्शन की तरफ अपनी कदम को अग्रसर कर सकें? मेंस की तैयारी के लिए मेरे हिसाब से टैलेंट से ज़्यादा स्ट्रेटजी ज़्यादा मायने रखती है। और मेंस के लिए किसी एक बुक को कहना ठीक नहीं रहेगा। जहाँ तक मेंस की बात है, हमको 2-3 जो सेक्टर्स हैं, हमको लगता है कि अगर उसमें बेटर किया जाए तो आप मेंस का रिजल्ट ज़रूर आएगा। जैसे कि करंट अफेयर का सेक्शन है, वो बहुत सारे स्टूडेंट उसमें अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ स्टैटिस्टिक्स, जो कि 72 नंबर का आता है। बहुत सारे स्टूडेंट आर्ट्स बैकग्राउंड के होने के कारण अच्छा ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर उसमें 65 से 70 नंबर अगर आप ला देते हैं तो एक डिफरेंस पैदा करता है। बाकी जो स्टूडेंट हैं और आपके बीच में एक डिफरेंस पैदा करता है, क्योंकि जो आर्ट्स एंड कल्चर का जो सेक्टर है उसमें लगभग सभी लोग अच्छा कर लेते हैं क्योंकि अक्सर रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। लेकिन जो करंट अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशन है, स्टैटिस्टिक्स है और ऑप्शनल पेपर, अगर इस 3 चीज़ों पर आप ज़्यादा ध्यान देते हैं तो ज़रूर ही है कि आप दूसरे स्टूडेंट से एक डिफरेंस पैदा करेंगे और ये डिफरेंस आपको मेंस में रिजल्ट दिलाएगा। बिल्कुल। इसमें डीआई की सबसे बड़ी समस्या होती है जो आर्ट्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो डीआई के लिए मतलब क्या किया जाए? जैसे डीआई के लिए बहुत सारा स्टूडेंट का समस्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक मिनट लेना चाहेंगे आप? डीआई के लिए सबसे पहले तो आप प्रीवियस पेपर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको सबसे पहले बनाइए। अगर क्वेश्चन आप पेपर पहले बना लेते हैं प्रीवियस ईयर का, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है। और जहाँ तक बुक्स की बात है तो आर.एस. अग्रवाल का एक आता है डीआई का बुक, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है अभी तक कोई हमको एग्जैक्ट बुक नहीं मिला जो बीपीएससी के सिलेबस को फॉलो करे। उसके आज भी हमको कमी महसूस होती है। उसके अलावा कुछ यूट्यूब पे चैनल भी है जो डीआई का आपको सॉल्यूशन कराते हैं, तो आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल। डीआई के लिए मेन प्रीवियस ईयर सर ने बताया कि प्रीवियस ईयर को ही फॉलो करना बेहतर होगा। उसके बाद जो है आप और भी जो बुक्स हैं उसको कर सकते हैं या यूट्यूब चैनल को भी कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ ये है कि आपकी लाइफ में सबसे कौन ऐसे, चूँकि हर व्यक्ति के लाइफ में क्या होता है, एक आदर्श व्यक्ति होते हैं जिसके द्वारा जो है हम लोग प्रेरित होते हैं और उस अपने कार्य को जो है
करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपके मतलब लाइफ में कोई ऐसा आदर्श व्यक्ति जो उनका सबसे ज़्यादा जो है आपके व्यक्तित्व पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा हो, तो इसके बारे में थोड़ा सुझाव दीजिए। इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि 2018 की बात है, जब मेरे एक फ्रेंड नलीन का प्रशासनिक सेवा में जब ज्वाइन हुआ, तो मुझे उस समय ऐसा लगा कि वो अगर कर सकते हैं तो मैं भी उनके पद चिन्हों पर चलकर आगे ज़रूर बढ़ सकता हूँ। उस समय मैंने प्रण लिया, और मेरी एक ये मेरिट कहिए या डिमेरिट कहिए, जो मैं ठान लेता हूँ उसको डिमेरिट इसको नहीं कहेंगे, एक्चुअली क्या है कि मतलब उससे प्रेरित हुए हैं, मतलब डिमेरिट कहाँ यहाँ कहेंगे, क्योंकि उससे प्रेरित हुए हैं आप। जो मैं ठान लेता हूँ उसको करके ही दम लेता हूँ। तो मैंने 2018 में 64वीं बीपीएससी की फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया और इंटरव्यू तक का सफ़र तय किया। उसके बाद मैंने 65वीं बीपीएससी का भी एग्ज़ाम दिया और उसमें भी इंटरव्यू तक का सफ़र तय किया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। अंततः मुझे 66वीं बीपीएससी में बीपीआरओ के पद पर चयन हुआ। तो आप लोग देखिए कि आज हमारे साथ जो नए मेहमान थे, इनका नाम था गुंजन कुमार पंडित। एक्चुअली बहुत संघर्षशील, हम लोग करीबी से जुड़े हुए हैं और जानते भी हैं कि किस प्रकार से इन्होंने अपनी सफलताओं को प्राप्त किए हैं। तो देखिए, लगातार हम वीडियो आपके लिए ला रहे हैं बिहार एसआई और बीपीएससी के से रिलेटेड जो भी हैं। तो आप अगर लगातार जुड़े रहते हैं तो निश्चित रूप से जो है आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत सारा जो है मोटिवेशनल और साथ साथ जो है जो बिहार एसआई से रिलेटेड जो कंटेंट है और बीपीएससी से रिलेटेड कंटेंट है, उन चीज़ों को हम देने का प्रयास करेंगे और कुछ कोशिश करेंगे कि जो हमारे साथ जो बड़े अधिकारी पद पर चयनित हो रहे हैं, उन लोगों के द्वारा भी कुछ अगर मार्गदर्शन होगा तो हम कोशिश करेंगे कि आपके समक्ष लाने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।